जो उतर गए हल्द्वानी से आगे की तो पठान। और धमसिंह नगर जिले के केलाखेड़ा में रामपुरा काजी गांव में बीते 3 दिन पूर्व बोर नदी में मिले 2 टांगे और एक पैर के पंजे के रहस्य से पुलिस आज चौथे दिन भी पर्दा नहीं उठा पाई और आज चौथे दिन पुलिस के हाथ खाली रहे। लेकिन मृतक जोगिंदरों के परिजनों ने आज नदी में मिली 2 टांगों का अंतिम संस्कार कर दिया है। बीते रोज जिले के पुलिस कप्तान डॉक्टर मंजुनाथ टीसी, काशीपुर पुलिस अधीक्षक अभय सिंह के साथ घटनास्थल पर निरीक्षण किया और अधीनस्थों को घटना के खुलासे करने के लिए दिशा निर्देशित किया गया था। 6 जून को जो जोगिंदर कौर की सूचना मिली थी गुमशुदगी की, बाद में परिजनों के साथ जब उनकी तलाश शुरू की गई तो कुछ मानव अंग मिले थे। उन्हीं के पीछे जो नदी जा रही है उसमें उन मानव अंगों को पंचायतनामा पोस्टमार्टम के बाद उनका डीएनए सैंपलिंग हमारे द्वारा कराया गया है और परिजनों ने उन अंगों की जो पहचान करी थी उसी आधार पर उनको अभी हमने सुपुर्दगी करी है, जो कि उन्होंने अपने विधि विधान के हिसाब से उसमें जो भी कार्रवाई बनती है वो उन्होंने किया है। अब जो ये मानव अंग है इनको हम डीएनए परीक्षण के लिए माननीय न्यायालय के माध्यम से एफएसएल को भेज रहे हैं और जो इनके परिजन हैं, जो क्लोज बेटा बेटी इस तरह के लोग हैं, इनका भी सैंपल लेकर के मिलान हेतु एफएसएल भेज रहे हैं। लगातार हमारी टीमें अभी भी सर्च कर रही हैं कि जिससे कि बॉडी की रिकवरी हो जाए। लेकिन चलिए फिलहाल वक्त चले एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के फौरन हाजिर होते हैं। कम ब्रेक। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक कर लेते हैं अपनी अगली खबर का। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने एक बार फिर से मौसम के बदलाव का पूर्वानुमान जारी किया है और उत्तराखंड में आज से पहाड़ से लेकर मैदान तक मौसम का मिजाज बिगड़ने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने राज्य में अगले 4 दिन 11 जून से 14 जून तक गरज चमक के साथ बारिश, आंधी, तूफान, ओलावृष्टि का येलो अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और मौसम विज्ञान केंद्र ने इस दौरान एहतियात बरतने की सलाह भी दी है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह का कहना है कि उत्तराखंड में आज से मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर समेत विभिन्न क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा देखने को मिलेगी और उन्होंने बताया कि 11 जून से 14 जून तक अधिकांश जनपदों में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। और 11, 12, 13 में अगर 3 दिन 4 दिन बात करेगा 14 तक भी जो है तो जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी करीब करीब कुछ जगहों में जो है 11, 12, 13 में वो रहने वाली है। 14, 15 में हो सकता है अनेक जगहों तक भी वो एक्टिविटी मिलेगी। तो अगर कल से बात करें, जो मैदानी हमारे डिस्ट्रिक्ट्स है जिसमें कि देहरादून भी है या फिर हरिद्वार है, उधम सिंह नगर है या उससे लगे हुए नैनीताल और है जो इधर पौड़ी डिस्ट्रिक्ट का भी जो प्लेन वाला एरिया है, तो इनमें देखेंगे कल परसों 2 से 3 दिन आगे जो है कल से जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी वो काफ़ी मॉडरेट से सीवियर तक रहेगी और उसकी वजह से आप देखेंगे जो स्क्वाल है जिसकी गति की जो है 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक या गस्टिंग में 90 किलोमीटर प्रति घंटा तक भी वो जा सकती है। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे 11, 12, 13 में जो है जो पेड़ गिरना,
रास्ते कहीं कहीं पर पेड़ वगैरह गिरने की वजह से जो है बंद हो जाना, और इसी तरह जो है कच्चा हाउसेस को कोई डैमेज या जो लूज ऑब्जेक्ट है उसको जो है गिरने की उड़ने की वो संभावना इस तरह की रहती है। तो 11 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख में बोलूँगा जो स्क्वाल है मैदानी क्षेत्रों में वो स्ट्रॉन्ग रहेंगी आफ्टरनून आवर्स में, खासकर इवनिंग आवर्स में। तो उस समय लोगों को चाहिए कि जब इस तरह की थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी स्क्वाल के साथ ही चल रही है तो सेफ जगह में, पक्के मकान में वहाँ पर रुकें, और मूवमेंट करने की इस दौरान बिल्कुल कोशिश न करें, क्योंकि आप फिर चपेट में आ जाएंगे और आपको फिर लॉस उठाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इस तरह की जो सावधानी आपको जिस समय फिर थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी शुरुआत एक होती है तो और आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में अपने स्वास्थ्य की जांच के लिए बहुत कम लोग समय निकाल पाते हैं और साथ ही बहुत कम लोग गंभीर बीमारियों को लेकर जागरूक हैं। आम जनमानस को बीमारी के प्रति जागरूक करने के लिए विचार एक नई सोच सामाजिक संगठन के परिफेलर वासुकुलर जैसी गंभीर बीमारी को लेकर देहरादून में एक निजी होटल में 1 दिवसीय स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राज्य के एकमात्र वरिष्ठ वासुकुलर सर्जन डॉक्टर प्रवीण जिंदल ने इस अभियान का हिस्सा बने और देहरादून से शुरू हुआ यह अभियान पूरे राज्य में चलाया जाएगा। इस बीमारी के प्रति लोगों के लिए जागरूकता के लिए उत्तराखंड के सीमांत इलाकों और दुर्गम क्षेत्रों में निःशुल्क हेल्थ कैंप भी लगाए जाएंगे। दोस्तों, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज बाह्य धमनी रोग के रूप में जाना जाता है और इस रोग में हाथों पैरों की जो खून की नाड़ियां होती हैं उसमें खून के संचार में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। उसका सबसे मेजर कारण होता है तंबाकू का सेवन, शराब का सेवन, बढ़ता हुआ वजन, बढ़ती हुई उम्र और जिसे कहते हैं जीवन शैली। इसलिए कि अगर आप आलस हैं तो आप में ये समस्या होने की संभावना अधिक है। शुगर के रोगियों में, बीपी के रोगियों में भी इस बीमारी की संभावना अधिक हो जाती है। तो अगर आप में से ये पूछेंगे कि इसके बचाव में क्या किया जा सके, तो मैं लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर आप किसी भी रूप में तंबाकू का सेवन करते हैं तो उस सेवन का प्रयोग बंद कर दें। शराब का सेवन करते हैं तो उसका भी उपयोग बंद कर दें। एक नियमित व्यायाम की शैली में आ जाएं। और देहरादून स्मार्ट सिटी पर बोलते हुए धर्मपुर से बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कहा कि इस पर नीतिगत निर्णय केंद्र और प्रदेश सरकार ने लिया है और इसकी देखरेख स्मार्ट सिटी का जिम्मा संभाल रहे अधिकारियों के सुपुर्द था। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में ब्यूरोक्रेट्स और द्वारा जो है लापरवाही की गई और इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। और आगे उन्होंने कहा कि जब से राज्य सरकार ने प्राइवेट ठेकेदारों से काम छीनकर सरकारी एजेंसियों को दिया है तब से लेकर अब तक कार्यों में तेजी आई है। उन्होंने कहा कि बरसात सर पर है और लोगों को दिक्कतें जरूर होंगी, लेकिन आने वाले भविष्य में चीजें जरूर सुधरेंगी। देखिए, स्मार्ट सिटी मेरा पहले से कहना रहा है, नीतिगत निर्णय सरकारों ने लिया, केंद्र सरकार ने लिया, प्रदेश सरकार ने लिया, पैसा भी उपलब्ध करा दिया। अब उस चीजों को, जो प्रोजेक्ट थे उनको एग्जीक्यूट करने का काम था स्मार्ट सिटी, जो हमारा एसपीवी बना हुआ है उसको देखना था। उसके साथ साथ जो उसके साथ टेक्नोक्रेट्स हैं जिनको ये काम धरातल पर उतारना होता है उनको देखना था। तो कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेट्स और टेक्नोक्रेट्स के लेवल पे जो लापरवाहियां हुई है उसका खामियाजा जनता भुगत रही है। तो अभी कुछ समय पहले सरकार ने सारा काम अपने हाथ में लिया है और जो प्राइवेट एजेंसीज थी, जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे, उनसे काम लेकर सीधे सीधे सरकारी विभागों को सौंपा है। तो मैं देख रहा हूँ जब से सरकार ने निर्णय लिया तब से कार्य थोड़ा गति बढ़ी है और प्रगति पर है। तो मुझे लगता है थोड़ा दिक्कतें तो रहेंगी क्योंकि बरसात सर पर है और सारे काम अभी तक हुए नहीं है, काम ऑनगोइंग है। ये बरसातें प्रदेश भर में बीजेपी सरकार की 9 साल की उपलब्धियां जनता तक पहुंचाने के लिए जगह जगह जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। और इसी कड़ी में अनुसूचित जाति मोर्चे के पूर्व राष्ट्रीय सचिव दिनेश आर्य जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। वहीं पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंगल के आवास पर उन्होंने कार्यकर्ताओं और पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि मोदी जी की सरकार के 9 साल पूरे हुए हैं और इन 9 सालों में अनुसूचित जाति के लिए कई कार्य किए गए हैं। अनुसूचित मोर्चे द्वारा जो आज प्रेस वार्ता रखी गई है उसमें अनुसूचित जाति के लिए
भारतीय जनता पार्टी की जो मोदी जी की हमारे नेतृत्व में चलने वाली सरकार है उसमें 9 साल पूरे उसमें जो अनुसूचित समाज के लिए जो 9 साल में जो काम किए हैं उसमें जनधन योजना के तहत जो खाते खुलवाए गए हैं, उज्ज्वला योजना के द्वारा जो कनेक्शन दिए गए हैं, उसके साथ ही हर घर जल के तहत लोगों को पानी की सुविधा उपलब्ध कराने की बात है, बिजली के कनेक्शन हर व्यक्ति तक पहुँचाने की बात, आयुष्मान योजना का लाभ, इस तरह की जो योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब को आवास देने के जो काम है और इसी प्रकार आयुष्मान योजना में जो गरीब तबके को स्वास्थ्य बीमा देने का काम, इस तरह के जो काम मोदी तो चलिए हमारे इस खास कार्यक्रम अपने उत्तराखंड में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को धार देंगे नड्डा। आज हमीरपुर की में वरिष्ठ नेताओं के साथ करेंगे बैठक। मध्य प्रदेश में चुनावी शंखनाद की शुरुआत। आज नर्मदा नदी के तट पर प्रार्थना कर प्रचार अभियान की शुरुआत करेगी प्रियंका गांधी। विपक्ष की विशाल बैठक में शामिल हो सकते हैं फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने किया ऐलान। और अमेरिका के मैरीलैंड में फायरिंग में 7 लोगों को लगी गोली, जांच जारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी लाइव और आपके साथ मैं हूं शरौतला। तो चलिए राजधानी लाइव की शुरुआत करते हैं राजधानी की इस बड़ी खबर के साथ। भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों ने जो यौन शोषण के आरोप लगाए हैं उसको लेकर ताजा अपडेट सामने आया है। मामले में दिल्ली पुलिस ने कथित तौर पर 2 महिला पहलवानों से फोटो, ऑडियो और वीडियो सबूत उपलब्ध कराने को कहा है, जिससे उनके आरोपों को सबूत के रूप में पेश किया जा सके। ऐसा दावा एक रिपोर्ट में किया गया है। एक समाचार एजेंसी के मुताबिक पुलिस ने उनसे गले लगाने वाले फोटो के भी सबूत मांगे हैं और इससे पहले 2 वयस्क महिला पहलवानों ने 21 अप्रैल को नई दिल्ली के कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन में ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न और दुराचार की कई घटनाओं का आरोप लगाते हुए औपचारिक शिकायतें दर्ज की थी। समाचार एजेंसी ने एक पुलिस अधिकारी का हवाला देते हुए बताया कि 5 जून को CRPC की धारा 91 के तहत महिला पहलवानों को अलग अलग नोटिस जारी किए गए थे और उन्हें जवाब देने के लिए 1 दिन दिया गया था। इसके साथ ही इस रिपोर्ट में एक पहलवान का हवाला देते हुए ये भी दावा किया गया है कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ उनके पास जो भी सबूत थे वो उपलब्ध कराए जा चुके हैं। इसके अलावा पुलिस ने एक पहलवान और उनके रिश्तेदारों को भी अलग अलग नोटिस जारी करके ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कथित रूप से धमकी भरे फोन कॉल के बारे में भी विवरण मांगा है। वहीं प्रदर्शनकारी पहलवानों ने शनिवार को आरोप लगाया कि ब्रजभूषण यौन उत्पीड़न पीड़ितों को दबाव बनाने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्हें अपने बयान बदलने के लिए मजबूर कर रहे हैं। साथ ही 15 जून तक उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं होने पर पहलवानों ने अपना आंदोलन फिर से शुरू करने की धमकी दी है।
आपको बता दें कि भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों ने जो यौन शोषण के आरोप लगाए हैं, उसे लेकर अब ताजा अपडेट भी सामने आ चुका है। आपको बता दें कि मामले में दिल्ली पुलिस ने कथित तौर पर 2 महिला पहलवानों से फोटो, ऑडियो और वीडियो सबूत उपलब्ध कराने को कहा है, जिससे उनके आरोपों को सबूत के रूप में पेश किया जा सके। ऐसा दावा एक रिपोर्ट में किया गया है। एक समाचार एजेंसी के मुताबिक पुलिस ने उनसे गले लगाने वाले फोटो भी सबूत के तौर पर पेश करने के लिए कहा है। इससे पहले 2 वयस्क महिला पहलवानों ने 21 अप्रैल को नई दिल्ली के कन्नॉट प्लेस पुलिस स्टेशन में ब्रजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न और दुराचार की कई घटनाओं का आरोप लगाते हुए औपचारिक शिकायतें दर्ज कराई थी। समाचार एजेंसी ने एक पुलिस अधिकारी का हवाला देते हुए बताया कि 5 जून को CRPC की धारा 91 के तहत महिला पहलवानों को अलग अलग नोटिस जारी किए गए थे और उन्हें जवाब देने के लिए एक दिन दिया गया था। इसके साथ ही इस रिपोर्ट में एक पहलवान का हवाला देते हुए ये भी दावा किया गया है कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ उनके पास जो भी सबूत थे वो उपलब्ध कराए जा चुके हैं। इसके अलावा पुलिस ने एक पहलवान और उसके रिश्तेदार को भी अलग अलग नोटिस जारी करके ब्रजभूषण के खिलाफ कथित तौर से धमकी भरे फोन कॉल्स के बारे में भी विवरण मांगा है। और वहीं प्रदर्शनकारी पहलवानों ने शनिवार को आरोप लगाया कि ब्रजभूषण यौन उत्पीड़न पीड़ितों को दबाव में लाने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्हें अपने बयान बदलने के लिए मजबूर कर रहे हैं। साथ ही 15 जून तक उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं होने पर पहलवानों ने अपना आंदोलन फिर से शुरू करने की धमकी दी है। और इस खबर में तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजीव तिवारी इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, अगर बात जो है पहलवानों की कर ली जाए, अभी तक इस पूरे मामले में क्या नया अपडेट सामने आया है? पहलवानों की जो मांग थी वो थी ब्रजभूषण के ऊपर कानूनी कार्रवाई को लेकर, मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से उनके द्वारा प्रदर्शन भी किया गया, यहाँ तक कि किसानों का और खप पंचायत के लोगों का भी समर्थन मिलता नजर आया, पूरी जनता का समर्थन मिलता हुआ नजर आया, यहाँ तक कि विपक्षी पार्टियों का भी समर्थन मिलता हुआ नजर आया। मगर कहीं ना कहीं पहलवान जो थे वो चाहते थे कि ब्रजभूषण के ऊपर कानूनी कार्रवाई हो। वो कानूनी कार्रवाई को लेकर लगातार केंद्र सरकार से बातचीत करने की भी कोशिश की जा रही थी, मगर अब जिस तरीके से पहलवानों के द्वारा कहीं ना कहीं गृह मंत्री से भी मुलाकात की जा चुकी है, उनकी तरफ से भी आश्वासन मिल चुका है, यहाँ तक कि खेल मंत्री अनुराग ठाकुर की तरफ से भी आश्वासन मिल चुका है, उनके सामने भी 5 मांगे जो है वो रखी गई है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से अब ब्रजभूषण के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा रही है, पुलिस अपनी जांच के लिए कहीं ना कहीं लगातार प्रयास कर रही है और 15 जून तक जिस तरीके से चार्जशीट जो है दिल्ली पुलिस की वो दाखिल करनी है कोर्ट के अंदर और उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा ब्रजभूषण दोषी है या नहीं है। मगर आप कहीं ना कहीं जानकारी ये भी मिल पा रही है कि पुलिस के द्वारा महिला पहलवानों से भी सबूत या फिर कहे ऑडियो क्लिप या फिर व्हाट्सएप चैटिंग ये इस तरह की जानकारी जो है वो भी मांगी जा रही है और देखना होगा कि पहलवानों के द्वारा क्या जो सबूत है उनके पास वो क्या दिए जा सकते हैं, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं समय दिया गया है, उनको भी 1 दिन का समय दिया गया है। मगर अब देखना होगा पहलवान जो है यानी कि महिला पहलवान जो है वो किस तरीके का सबूत जो है वो दिल्ली पुलिस को दे पाती है। जी राजीव, वही बात करें जिस तरीके से ब्रजभूषण जो है अपने आप को दूध का धुला बताता है और महिला पहलवानों की तरफ से जो भी आरोप जो है ब्रजभूषण पर लगे हैं साफ इनकार करते हुए ब्रजभूषण जो है नजर आता है। लेकिन ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि जो पहलवान है उनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि हमें धमकी भरे कॉल सामने आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर बात करें ब्रजभूषण को, जिस तरीके से ब्रजभूषण अपने बयान में या फिर अपने पक्ष में जिस तरीके से बार बार कह रहे थे कि उनके खिलाफ अगर कोई भी सबूत मिलता है तो वो फांसी पर लटकने के लिए तैयार है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से पहलवान जो थे ये चाहते थे कि उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो, मगर जिस तरीके से पहलवानों के द्वारा ये भी कहा गया कि पहलवानों के परिवारों को और पहलवानों को धमकी भरे कॉल आ रहे हैं, उनको धमकाने की कोशिश की जा रही है, उनको डराने की कोशिश की जा रही है और यहाँ तक कि केस जो है वो वापस लेने के लिए बात की जा रही है। मगर जिस तरीके से पहलवानों के जो परिजन है उनके लिए भी अब दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया है कि उनके पास कोई भी ऐसी जानकारी यानी कि सबूत है, कॉल चैटिंग हो या फिर कहे व्हाट्सएप चैटिंग हो या फिर कहे जो कोई भी सबूत हो या फिर ऑडियो क्लिप हो, ऑडियो रिकॉर्डिंग हो
इस तरीके के सबूत जो है दिल्ली पुलिस को दिए जाए ताकि वो ब्रिजभूषण के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। मगर यहाँ पर अभी तक कोई भी ऐसा सबूत जो है वो कहीं ना कहीं नहीं मिल पाया है कि जिससे के द्वारा कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस आगे बढ़ सके। मगर यहाँ पर जिस तरीके से लगातार पहलवान कह रहे थे कि उनको धमकी भरे कॉल आ रहे हैं, रिकॉर्डिंग भी उनके पास है, इस तरीके की तमाम जो जानकारी थी वो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस को दी जा रही है। अब देखना होगा कि दिल्ली पुलिस वाकई में ही ब्रिजभूषण के ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई कर पाती है या फिर सिर्फ केस को घुमाने की कोशिश की जा रही है। मगर यहाँ पर ब्रिजभूषण की बात करें तो ब्रिजभूषण के ऊपर जिस तरीके से लगातार आरोप लगे थे तो कहीं ना कहीं उसको लेकर अब दिल्ली पुलिस जो है कदम बढ़ा रही है। मगर अभी तक दिल्ली पुलिस के हाथ में कोई भी ऐसा बड़ा सबूत जो है वो शायद अभी तक नहीं लग पाया। इसीलिए कहीं ना कहीं महिला पहलवानों से भी कहीं ना कहीं सबूत मांगे जा रहे हैं। क्या महिला पहलवान जो है जो उनके पास सबूत है वो क्या वो दिल्ली पुलिस को दे पाएंगे, क्योंकि दिल्ली पुलिस जो है वो लगातार इसके अंदर जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही है। मगर देखना होगा 15 जून तक क्या दिल्ली पुलिस अपनी चार्जशीट के अंदर ब्रिजभूषण के ऊपर सबूत जो है वो पेश कर पाती है या फिर नहीं कर पाती है। मगर यहाँ पर महिला पहलवान जो है वो कहीं ना कहीं 15 जून के बाद में कहीं ना कहीं अपनी रणनीति जो है वो शायद दोबारा से प्रदर्शन की तरफ बना सकते हैं। जी राजीव, जिस तरीके से 15 जून तक एक अल्टीमेटम जो है सरकार को दिया गया है कि अगर गिरफ्तारी नहीं होती तो 15 जून के बाद जो है आंदोलन किया जाएगा, तो कितना बड़े स्तर पर यह आंदोलन देखने को मिल सकता है? देखिए निश्चय यहाँ पर बात करें जिस तरीके से पहलवानों की, तो पहलवानों की तरफ से बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है कि सरकार अगर 15 जून तक अगर कदम नहीं बढ़ाती है, ब्रिजभूषण के ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं करती है या उनको गिरफ्तार नहीं करती है तो कहीं ना कहीं फिर पहलवान जो है वो दोबारा से किसानों के साथ मिलकर कहते हैं जो दोबारा से कहीं ना कहीं जंतर मंतर या फिर कहे रामला मैदान की तरफ बढ़ सकते हैं। और ये प्रदर्शन जो है जो आप दोबारा से किया जा सकता है तो वो कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर किया जा सकता है। इसके लिए भी काप पंचायत के लोगों की तरफ से भी रणनीति बनाई गई है। अगर पहलवान संतुष्ट नहीं होते हैं तो उसके लिए भी आगे की प्रक्रिया जो है वो कहीं ना कहीं अपना ली गई है। मगर यहाँ पर बात करें सरकार की, तो सरकार की तरफ से यानी खेल मंत्री की तरफ से और गृह मंत्रालय की तरफ से भी कहीं ना कहीं ये 15 जून तक का समय मांगा गया है। 15 जून भी अब बिल्कुल नजदीक आ चुकी है क्योंकि आज 12 जून हो चुकी है। लगभग 3 दिनों के अंदर देखना होगा दिल्ली पुलिस किस तरीके की चार्जशीट जो है वो कोर्ट के अंदर पेश कर पाती है। दूसरा यहाँ पर ब्रिजभूषण दोषी करार होते हैं या नहीं होते ये 15 जून को ही स्पष्ट हो पाएगा। मगर कहीं ना कहीं पहलवान जो है या फिर कहे किसान जो है वो पहलवानों के साथ मिलकर कहीं ना कहीं आगे की रणनीति जो है वो बिल्कुल बना चुके हैं। मगर अब सरकार की कहीं ना कहीं मुश्किलें भी बनती नजर आ सकती है। जी राजीव, इस पूरे मामले में अगर देखा जाए भले ही सरकार ने इतना सपोर्ट नहीं किया, लेकिन बाकी लोगों को अगर देखा जाए, विपक्ष की बात कर ली जाए, किसानों की बात कर ली जाए, खाप पंचायतों की बात कर लें तो सभी पहलवानों के समर्थन में उतरे। ऐसे में बात अगर खाप पंचायत की कर ली जाए, क्या कुछ कहना है इन लोगों का? देखिए यहाँ पर बात करें सरकार की तो बेशक सरकार के जो मंत्री थे या फिर क्या है जो महिला मंत्रियां थी वो कहीं ना कहीं पहलवानों के प्रदर्शन में शामिल नहीं हुई। बार बार उनसे अनुरोध किया जा रहा था कि महिला होने के तौर पर तो कहीं ना कहीं उनका साथ दीजिए, मगर कोई किसी ने भी सरकार की तरफ से उनका साथ देने की बात नहीं की गई, ना ही बातचीत का कोई रास्ता अपनाया गया। मगर जब जिस तरीके से लगातार खाप पंचायत का दबाव या फिर क्या है पहलवानों का दबाव या फिर क्या है विपक्ष का दबाव जो सरकार के ऊपर बढ़ रहा था उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर मुश्किलें जरूर बनती नजर आई। और सरकार के द्वारा दिल्ली पुलिस को आदेश भी दिए गए कि दिल्ली पुलिस जो है वो अपनी जांच जो है वो आगे बढ़ाती हुई नजर आए। इसीलिए कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस जो है ब्रिजभूषण के जो 2 ठिकाने थे लखनऊ के या फिर कहे और गोंडा के वहां पर भी छापेमारी की गई, पूछताछ की गई। मगर अभी तक कोई भी ऐसी बड़ी जानकारी नहीं मिल पा रही है कि दिल्ली पुलिस को कोई बड़े सबूत मिल सके हो। मगर यहाँ पर जिस तरीके से महिला पहलवानों से जब सबूत मांगे जा रहे हैं तो देखना होगा कि महिला पहलवान किस तरीके से सबूत दे पाते हैं। मगर दूसरा यहाँ पर बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष का बहुत बड़ा दबाव जो है वो सरकार के ऊपर देखने को मिला और इसी मुद्दे को लेकर सरकार के खिलाफ जो है कहीं ना कहीं मोर्चा भी खोला गया। मगर अब देखना होगा कि जो 15 जून तक जो समय मांगा गया सरकार के द्वारा, खेल मंत्री के द्वारा, क्या वो 15 जून की डेट भी अब बिल्कुल नजदीक आ चुकी है? क्या ब्रिजभूषण गिरफ्तार होंगे या नहीं होंगे? अगर नहीं होते तो कहीं ना कहीं फिर पहलवान और किसान और फिर कहीं ना कहीं विपक्ष दोबारा से कहीं ना कहीं जनता मंतर की तरफ रुख कर सकता है। मगर दिल्ली पुलिस की तरफ से जंतर मंतर को भी कहीं ना कहीं बंद कर दिया गया है क्योंकि जब से 28 मई से कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस पहलवानों को हटाया गया उसके बाद से ही कहीं ना कहीं जो रामला जंतर मंतर का जो प्रदर्शन स्थल है उसको बिल्कुल धारा 144 लगाकर कहीं ना कहीं उसको बंद कर दिया गया है। अभी तक किसी को भी प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी जा रही। मगर कहीं ना कहीं पहलवानों की तरफ से जो अल्टीमेटम दिया गया उससे कहीं ना कहीं आने वाले दिनों के अंदर सरकार की मुश्किलें जरूर बनती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल राजीव, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
और यूपी के गाजियाबाद में ऑनलाइन गेमिंग के जरिए नाबालिग बच्चों के धर्मांतरण का मामला सामने आया था। इसके बाद से ही पुलिस मामले को लेकर जांच कर रही है और रविवार को पुलिस ने आरोपी शहनवाज मकसूद खान को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि मकसूद खान की उम्र 23 साल है और उसे धर्मांतरण अधिनियम की धारा 35(1) के तहत गिरफ्तार किया गया है। फरार आरोपी को तलाशने का काम मुंबई पुलिस थाने को दिया गया था और पुलिस अधिकारी कुमार ने बताया कि आरोपी और उसके रिश्तेदारों के मोबाइल फोनों को जांच के लिए भेजा गया था, जिसमें उसके खिलाफ कई अहम सबूत मिले हैं। पुलिस ने बताया कि अलीबाग के एक लॉन्च से करीब 11 बजे स्थानीय पुलिस की मदद से उसे तत्काल हिरासत में लिया गया था और आरोपी और पीड़ित लड़का एक दूसरे को 2021 की शुरुआत से एक गेमिंग एप्लीकेशन के जरिए जानते हैं। दिसंबर 2021 के आखिरी में उन्होंने साथ में वैलोरेंट गेम खेलना शुरू कर दिया था और शहनवाज को सोमवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा और फिर गाजियाबाद पुलिस ट्रांजिट रिमांड की मांग करेगी। अगर गाजियाबाद पुलिस को शहनवाज की ट्रांजिट रिमांड मिल जाती है तो उसे उत्तर प्रदेश पुलिस लेकर जाएगी। तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश सोनी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, ऑनलाइन गेमिंग के जरिए नाबालिग बच्चों के धर्मांतरण का मामला सामने आया है और इसके आरोपी को भी जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। कहां से इसे गिरफ्तार किया गया है, क्या क्या जानकारी इसके बारे में मिल पा रही है? एक बार पूरी जानकारी। बिल्कुल निशा जी, देखिए महाराष्ट्र में एक बड़ा मामला सामने आया है जहाँ पर ऑनलाइन गेमिंग के जरिए एक बच्चे को जो है धर्मांतरण का मामला सामने आया। हालांकि यह मामला जो है गाजियाबाद में दर्ज किया गया है, जिसमें एफआईआर के साथ ये बताया गया कि अब तक 5 से ज्यादा बच्चों को शहबाज उर्फ बच्चों ने जो है लोगों को धर्मांतरण किया है और खासकर यह गेमिंग के जरिए लोगों को धर्मांतरण करवाता था और नाबालिग बच्चों को टारगेट करता था। जैसे ही गाजियाबाद में शहबाज के खिलाफ मामला दर्ज हुआ, उसके बाद गाजियाबाद की टीम मुंबई मुमरा पुलिस स्टेशन की हद में शहबाज रहता था और इस दौरान ये जानकारी मिली कि शहबाज और उसका पूरा परिवार घर बंद करके फरार हो गया है, क्योंकि उसे पहले ही अंदेशा हो गया था कि उसके खिलाफ एफआईआर गाजियाबाद में हो गई है। इस पूरे मामले में लगातार मुमरा की पुलिस और फिर गाजियाबाद की पुलिस मुंबई में तलाश करती रही। करीब पिछले हफ्ते से अब तक की तलाशी के दरमियान कई बार शहबाज ने अपने लोकेशन बदले, मोबाइल लोकेशन बदले। शहबाज की माँ भी बीच में घर छोड़कर चली गई थी। हालांकि गाजियाबाद से उसे लोकेट किया गया, उसके बाद मुमरा लाया गया जहां पर उससे पूछताछ हुई। उन्हीं की पूछताछ के बाद जो है यह जानकारी मिली कि शहबाज महाराष्ट्र के अलीबाग में एक लॉज में छुपा हुआ है। उसके बाद कल मुमरा पुलिस की टीम और गाजियाबाद की टीम ने ज्वाइंट ऑपरेशन किया, जिसमें उसकी गिरफ्तारी हुई। आज उसे थाने कोर्ट में पेश किया जाएगा। अगर ट्रांजिट रिमांड मिलता है तो गाजियाबाद पुलिस अपने साथ शहबाज को अपने साथ लेकर जाएगी। जी वही सत्यप्रकाश, शहनवाज मकसूद खान जिसकी गिरफ्तारी हुई है, कब से वो ये काम करता था और अभी तक उसने कितने लोगों का जो है धर्म परिवर्तित किया है? क्या कोई डेटा मिल पाया है कि कितने लोगों का धर्म अभी तक उसकी तरफ से परिवर्तित किया गया है इस तरीके से ऑनलाइन गेमिंग के जरिए? देखिए, इसमें 2 बातें अब तक का सामने आई है, जिसमें सबसे पहली बात है कि सिर्फ गाजियाबाद में इसने 5 लोगों को ऑनलाइन गेमिंग के जरिए जो है धर्मांतरण करवाया है। बच्चों ने शिकायत की है, जिन पेरेंट्स ने शिकायत किया उसमें है संजीव जैन। दूसरी जानकारी यह मिली कि गुजरात से एक फोन जो है मुमरा पुलिस को गया था, जिसमें बताया गया था कि शहबाज जो है अब तक करीब 400 स्कूली बच्चों को जो नाबालिग है उनको धर्मांतरण करवा चुका है, जो मोबाइल गेम के जरिए लोगों को बहलाता फुसलाता था। खास बात यह है कि शहबाज का पाकिस्तानी कनेक्शन भी सामने आया है, जो पाकिस्तान की एक वीडियो जो है लोगों को दिखाता था और उन्हें मोटिवेट करता था। उसके बाद जो है वो धर्मांतरण प्रक्रिया समझाता था। इस तरह की बातें सामने आई है। तो जाहिर तौर पर बहुत बड़ा ये मामला सामने आया है, जिसमें महाराष्ट्र पुलिस और गाजियाबाद पुलिस दोनों जांच कर रही है। फिलहाल आज जब ट्रांजिट रिमांड मिलेगा उस पर क्या सामने आता है, लेकिन आज ये भी माना जा रहा है कि मुमरा डीसीपी जो गणेश गावड़े आज इस पूरे मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, तो और भी कई जानकारियां सामने खुलकर आ सकती है। लेकिन जाहिर तौर पर यह बहुत बड़ा धर्मांतरण का मामला सामने आ रहा है, जो महाराष्ट्र पुलिस लगातार इस पर जांच कर रही है।
सत्यप्रकाश, क्या केवल शहनवाज इस पूरे जो ये धर्मांतरण का पूरा चीजें करता था वो शहनवाज अकेले करता था या परिवार की तरफ से भी सपोर्ट दिया जाता था? क्योंकि आपने जो जानकारी दी उसमें ये कहा गया है कि परिवार जो है अब रफू चक्कर हो चुका है एक तरीके से। बिल्कुल, देखिए परिवार में शहनवाज के 2 भाई और शहनवाज खुद और उसकी माँ 4 लोग रहते थे, लेकिन जैसे ही गाजियाबाद में FIR दर्ज हुआ सभी के सभी फरार हो गए। तो इससे साफ अंदेशा है कि परिवार को यह पता था कि शहनवाज क्या करता है और किस तरह से लोगों को जो है धर्मांतरण करवाता है, क्योंकि शहनवाज के परिवार के ही लोग ये कह रहे हैं कि वो पूरे दिन गेम खेलता था और कंप्यूटर से कुछ न कुछ करता था। तो इस तरह की जानकारी जो है परिवार को है, इसका मतलब परिवार को ये पता था कि शहनवाज जो कर रहा है वो सही कर रहा है, इस तरह की जानकारी। हालांकि जब शहनवाज की मां से मीडिया ने बातचीत किया था तभी भी उन्होंने कहा था कि अगर कोई मेरे धर्म को पूछेगा कि आपका धर्म कैसा है तो हम यही बोलेंगे कि हमारा धर्म सबसे ऊपर है, सबसे बड़ा है। तो इस बात से भी साफ अंदेशा लगता है कि परिवार को यह पता है कि किस तरह से शहनवाज जो है धर्मांतरण करवाता था, खासकर स्कूली बच्चों को टारगेट करता था। जी चलिए सत्यप्रकाश, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब बात हिमाचल की। पूर्व सरकारों को सवालों के घेरे में खड़ा करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल आर्थिक बदहाली की स्थिति में चल रहा है। 40 सालों में हिमाचल को मजबूत करने को कुछ नहीं किया गया, केवल लोन लेते रहे। ये उसी का परिणाम है। सरकारों ने संसाधन बढ़ाने को कुछ नहीं किया। सीएम सुक्खू ने कहा कि पूर्व सरकार ने ऐसी औद्योगिक नीति लेकर आई कि 10 रुपये बीघा की दर से जमीनें दे दी, लेकिन ये भूल गई कि ऐसे में हिमाचल का विकास कहां से होगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ये बातें हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक द्वारा आयोजित स्पार्क 2023 कार्यक्रम के दौरान कही और कार्यक्रम में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि उन्होंने पूर्व की भाजपा सरकार और विपक्ष को घेरते हुए कहा कि साजिश के तहत हिमाचल की आर्थिक स्थिति बिगाड़ी जा रही है। उन्होंने कहा कि कर्ज लेने के लिए लिमिट करा दी गई है और इसी के साथ NPS का भी हमारा पैसा नहीं दिया जा रहा। डिप्टी सीएम ने कहा कि उत्तराखंड सरकार 10,000 करोड़ विदेशी फंड ले सकती है, जबकि हिमाचल के लिए ये लिमिट 3,000 तय कर दी गई है। उन्होंने कहा कि ये सब नहीं चलेगा। और इस खबर में तमाम जानकारी के लिए हमारी ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर जी इस वक्त हिमाचल से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। टीना जी, पूर्व की सरकारों को सवालों के घेरे पर खड़ा करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जमकर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है, एक बार पूरी जानकारी। जी बिल्कुल, पूर्व सरकारों को जो है सवालों के घेरे में खड़ा किया है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने और आरोप लगाए हैं कि जो प्रदेश आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहा है, जो आजकल स्थिति चल रही है प्रदेश की, उसके लिए पूर्व की सरकारें जिम्मेदार है, क्योंकि पिछले 40 सालों में हिमाचल को मजबूत करने के लिए किसी भी सरकार ने कुछ नहीं किया, लेकिन केवल लोन लेते रहे। और आज उसी का परिणाम है कि सरकारों ने जो संसाधन बढ़ाने के लिए कुछ नहीं किया और आज जो है केवल हम लोग लोन पर ही निर्भर हो गए हैं। हर काम के लिए हमें लोन लेना पड़ रहा है, यहाँ तक कि कर्मचारियों के वेतन और पेंशन की अदायगी के लिए भी सरकार को लोन लेना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जो पिछली सरकार ने औद्योगिक नीति बनाई उससे भी प्रदेश को जो है बहुत ज्यादा आर्थिक तौर पर नुकसान उठाना पड़ा है। उन्होंने पिछली सरकार की भाजपा सरकार के लिए कहा कि इन्वेस्टर्स मीट से करोड़ों रुपए तो खर्च कर दिए, लेकिन जिस तरह से जो आर्थिक संसाधन धरातल पे करने चाहिए थे, उनका उपयोग होना चाहिए था, हिमाचल को लाभ मिलना चाहिए था, वो कहीं नजर नहीं आया। उन्होंने कहा कि जो हिमाचल में जो जितनी भी जल विद्युत परियोजनाएं चल रही हैं या अन्य परियोजनाएं चल रही हैं, उसमें जो हिमाचल का हिस्सा है उसको लेकर भी जो है स्थिति स्पष्ट नहीं रखी गई और उसी का परिणाम है कि हमें जो है लाभ की जगह हानि उठानी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि अभी वो केंद्र सरकार से लगातार अपील कर रहे हैं और लगातार अपना मामला उठा रहे हैं कि प्रदेश में SJVN, NHPC, NTPC जितने भी जो परियोजनाएं चल रही हैं, जब उनका लॉन पीरियड पूरा हो चुका है तो 12% रॉयल्टी की जगह 30% की रॉयल्टी हिमाचल को मिलनी चाहिए, क्योंकि हिमाचल का ये हक बनता है। उन्होंने कहा कि इसके लिए पूर्व सरकारों ने कभी आवाज नहीं उठाई, यहाँ तक कि जो परियोजनाएं चल रही है उससे केवल 12% रॉयल्टी पर वो खुश हो गए, वो भी तब जब उनकी लोन का जो पीरियड था वो कम्प्लीट हुआ। लेकिन ऐसा नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि अब जिस तरह के जो फैसले
फैसले ले रहे हैं, जिस तरह से काम कर रहे हैं, आने वाले 10 सालों में हिमाचल काफी मजबूत स्थिति में होगा और जो आर्थिक संग्रहाली का दौर से न केवल निकलेगा बल्कि विकास के नए जो कदम है वो रखेगा। जी टीना जी, वहीं बात कर लें, जब से कांग्रेस की सरकार आई है तो कहीं ना कहीं बीजेपी की जो है पोल खुलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ये किसी से छुपा नहीं है कि आर्थिक बदहाली का दंश जो है इस वक्त प्रदेश किस तरीके से झेल रहा है। और इसके लिए कई बार ऐसा भी देखा गया है कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है केंद्र से मदद मांगने के लिए दिल्ली भी जाते हैं। जी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो लगातार कह रहे हैं कि कर्ज की जो लिमिट थी हिमाचल की वो भी कम कर दी गई है, जबकि उत्तराखंड की लिमिट बहुत ज्यादा है। और उसके अलावा उन्होंने कहा है कि जो पूर्व की भाजपा सरकार है उन्होंने कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जिससे प्रदेश से केवल खर्चा बढ़ा है, कहीं से कोई राहत नहीं हिमाचल को मिलती नजर आ रही है। और 75,000 करोड़ का कर्जा जो है पिछली सरकार छोड़ के गई है और उसके बावजूद यहाँ पे हमने सत्ता संभाली है तो कर्मचारियों को पैसे तक देने के पैसे नहीं थे, रोजमर्रा के कामों के लिए हिमाचल सरकार के पास पैसे नहीं थे। ऐसे में वो कह रहे हैं कि उनका पूरा ध्यान इस बात पर है कि जो पिछली सरकारों ने गलतियां की हैं जो उन गलतियों को न दोहराए, अपनी जो आर्थिक संसाधन है उनको जो है मजबूत करें और जहाँ से भी जो हिमाचल को जो अपने पैरों से खड़ा किया जा सकता है ऐसा फैसला ले, जबकि लोगों को लग सकता है अभी की जो फैसले है वो पड़े, लेकिन आने वाले दिनों में जो रिजल्ट है वो सबके सामने होंगे और सुखद परिणाम हिमाचल को देखने को मिलेंगे और आने वाले 10 सालों में जो हिमाचल है वो एक मजबूत स्थिति में नजर आएगा और अपने कदमों पर खड़ा नजर आएगा। तो ऐसे में उन्होंने सरकार से भी अपील की है कि वो हिमाचल का सहयोग करे, जो परियोजना यहाँ पे चल रही है उनमें जो उनका जो वाजिब हिस्सा हिमाचल का बनता है वो खनन परियोजना के लिए भी उन्होंने लगातार स्वामित्व की मांग उठाई है कि हिमाचल का हिस्सा बनता अभी तक उसका उस पंजाब का स्वामित्व है 2004 में वो पूरा हो रहा है, तो उसकी जो लीज अपनी है वो 2024 से शुरू हुई है। तो इसके लिए भी लगातार केंद्र से मांग उठा रहे हैं कि जो खनन प्रोजेक्ट है उसको भी हिमाचल को सौंपा जाए। जी चलिए टीना जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब बात पंजाब की। पंजाब सरकार की तरफ से विदेशों में बढ़िया जिंदगी की दौड़ में राज्य की औरतों के शोषण को रोकने संबंधित नीति निर्माण के लिए अपनी तरफ से पहली विचार चर्चा सामाजिक सुरक्षा, महिला और बाल विकास विभाग मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर के नेतृत्व में जलंधर में की गई। जलंधर के जिला प्रशासकीय परिसर में हुई चर्चा के दौरान स्थानीय निकाय मंत्री बलकार सिंह, विधायक इंद्रजीत कौर मान, डिप्टी कमिश्नर दीप शिखा शर्मा, पंजाब कंटेनर एंड वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन की चेयरपर्सन राजविंदर कौर थियाड़ा और सहित पंजाब के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में महिलाओं ने शिरकत की और अपने साथ हुई त्रासदी की कैबिनेट मंत्री को जानकारी दी और कैबिनेट मंत्री ने उनके दुख को साझा करते हुए आश्वासन दिया कि भविष्य में इस तरह की धोखाधड़ी को रोकने के लिए पंजाब सरकार मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में प्रयत्नशील है। विचार चर्चा के दौरान कुछ महिलाओं ने बताया कि एजेंडों ने उन्हें नौकरी का झांसा देकर खुशहाल जीवन का सपना दिखाया और उन्हें विदेश भेज दिया, जहां कई तरह के शोषण का शिकार उन्हें होना पड़ा। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने कहा कि पंजाब की महिलाओं के इस तरह के दुर्भाग्यपूर्ण शोषण और दुर्व्यवहार को राज्य सरकार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। इसे रोकने के लिए सख्त कानूनी संशोधन किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि चर्चा के दौरान एजेंडों की तरफ से धोखाधड़ी की सबसे बड़ी समस्या सामने आई है, जिसे पंजाब सरकार अनाधिकृत एजेंडों पर नकेल कस दूर करेगी। उन्होंने महिला सशक्तिकरण पर जोर देते हुए कहा कि पंजाब में चल रही सखी वन स्टॉप सेंटर योजना के माध्यम से महिलाओं को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। और इस खबर में तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संदीप सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, जिस तरीके से बात कर ली जाए, कल कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर के नेतृत्व में जलंधर में एक कार्यक्रम किया गया है जिसमें महिला सुरक्षा को लेकर बात की गई है। क्या कुछ अहम रहा इस कार्यक्रम में, एक बार पूरी जानकारी। जी बिल्कुल, बता दें कि कैबिनेट मंत्री जो है लगातार जो है मीटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि एक बार फिर से वही
जैसे कि अगर फौरन जो है जिनसे बनाए जाते हैं उसके साथ होता हुआ नजर आता है। हालांकि लगातार अपने बेहतर जीने के लिए पंजाब से जो फौरन प्रोडक्ट जो है इससे कंपनी मिल जाती है, तो कहीं ना कहीं उनके साथ जो है वहाँ पर जाके शारीरिक शोषण की बात में या भौतिक शोषण की बात करें होता हुआ नजर आता है। इसके चलते अब कैबिनेट मंत्री डॉक्टर जो है उनकी तरफ से जो है कहा गया है कि अब ये शोषण नहीं होगा, जो है प्रत्येक एजेंट है जिनकी तरफ से ये जाती है उनके ऊपर कार्रवाई जो है वो की जाएगी। एक सखी सेंटर जो है वो भी खोले गए हैं और वहाँ पर जाके अपनी कंप्लेंट जो है वो भी दर्ज करवा सकेगी। हालांकि लगातार यही मामला जो है सामने नजर आता है जिससे लड़कियों का शोषण जो है वो फौरन जाके नजर आ रहा है। जी संदीप, वहीं बात कर ले, महिला सुरक्षा को लेकर कल विचार विमर्श किया गया है, चर्चा की गई है। ऐसे में महिला सुरक्षा को लेकर अब कितना कड़ा कानून पंजाब में बनने जा रहा है, कितना सख्त ही कानून हो सकता है? जी बिल्कुल, बात करें तो होने की बात जो है शुरू की जा रही है, तो कहीं ना कहीं जो है फेक एजेंट जहाँ जो एजेंट है उनकी तरफ जो है बाहर भेजा जाता है उसकी बेहतर जिंदगी के लिए, कहीं जिंदगी जो है उनका शोषण जो है वो वहाँ पर जिसके चलते जो है शाखा कानून बनने की बात की गई है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि एक सखी सेंटर वहाँ पर आकर अपनी कंप्लेंट वहाँ पर जो अपने कंप्लेंट दे सकते हैं, जिसके चलते उनकी जो है सहायता की जाएगी। हालांकि कई एजेंसियाँ हैं वो तो फौरन से वापस आ जाती है और कई एजेंसी ऐसी भी है जो वहीं पर शादी जो है चेकिंग करवाती रहती है और वापस नहीं आ पाती, क्योंकि उनके पास जो अपनी तरफ पर कॉन्टैक्ट करने के लिए भी फोन जो है वो नहीं दिया जाता। चलिए संदीप, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो चलिए फिलहाल वक्त तो चले एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, लुधियाना करोड़ों की लूट मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। ये बड़ी और अहम जानकारी, 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। और इसी के साथ आपको बता दें कि कोटकपुरा से ये 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। कोटकपुरा से 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। बड़ी और अहम जानकारी, पुलिस ने 3 लोगों को इस पूरे मामले में हिरासत में लिया है। तो इसी के साथ ये बड़ी और अहम जानकारी, लुधियाना करोड़ों की लूट मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जहां पर 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और कोटकपुरा से ये 3 लोग हिरासत में लिए गए हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है। 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है और कोटकपुरा से ये 3 लोग हिरासत में लिए गए हैं। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक कर लेते हैं अपनी अगली खबर का। मुख्यमंत्री भगवंत मान की सोच अनुसार पंजाब की सुरक्षित राज्य बनाने के लिए पंजाब पुलिस ने राज्य भर में गैर कानूनी लॉटरी गतिविधियों और जुए में शामिल लोगों पर शिकंजा कसते हुए बड़ी कार्रवाई की है। ये कार्रवाई डीजीपी पंजाब गौरव यादव के निर्देशों पर की गई है। विशेष डीजीपी कानून और व्यवस्था अर्पित शुक्ला ने बताया कि ये कार्रवाई राज्य भर में सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक एक ही समय में की गई है। इस कार्रवाई के दौरान 1500 पुलिस मुलाजिमों को शमूलियत वाली 285 पुलिस टीमों ने गैर कानूनी लॉटरी ऑपरेटरों और जुएबाजों के साथ संबंधित 500 से अधिक
ठिकानों पर छापेमारी की और राज्य के सभी 28 पुलिस जिलों में दिन भर चले इस मुहिम के दौरान गैर कानूनी लॉटरी गतिविधियों में शामिल कम से कम 110 व्यक्तियों और जुआ सट्टा में शामिल 434 व्यक्तियों की चेकिंग की है। आपको बता दें कि विशेष डीजीपी ने बताया कि पुलिस टीमों ने उनके कब्जे से 46,610 रुपए बरामद किए हैं। 40 एफआईआर्स भी दर्ज की गई हैं और उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई को अंजाम देने का उद्देश्य गैर कानूनी लॉटरी ऑपरेटरों और जुएबाजों पर नजर रखना है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की छापेमारी आगे भी जारी रहेगी। और इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अमित शेट्टी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, पंजाब पुलिस ने राज्य भर में गैर कानूनी लॉटरी गतिविधियों और जुए में शामिल लोगों पर शिकंजा कसते हुए बड़ी कार्रवाई की है। क्या ये बड़ी कार्रवाई है? कितने लोगों को इसमें जो है हिरासत में लिया गया है, गिरफ्तार किया गया है? क्या कुछ इनकी तरफ इनसे बरामद किया गया है? एक बार पूरी जानकारी। जी बिल्कुल निशा, मैं बताना चाहूंगा कि कल जो है सुबह से ही जो है पंजाब पुलिस द्वारा जो है जगह जगह जो है छापेमारी की गई, क्योंकि पिछले लंबे अरसे से एक समस्या सामने आ रही थी कि जिस तरह से सट्टेबाज जो थे वो जो सट्टा जो खिलाते थे, जुआ जो खिलाते थे, एक बड़ा जो है मुद्दा जो है पंजाब का बना हुआ था। क्योंकि पिछले लंबे अरसे से जो युवा पीढ़ी है वो पैसे जो है सट्टे में लगाते थे, तो घरों में जो है काफी नुकसान होता था, जिसके चलते जो है पंजाब पुलिस ने जो है कल जो है कई जगहों पर जो है छापेमारी की गई है। करीब 40 लोगों के खिलाफ जो है मामला दर्ज किया गया है। पिछले अगर बात की जाए तो लंबे अरसे की अगर बात की जाए तो वो जितने भी इससे पहले जो है जो सट्टा खिलाते थे, जो लोग जो जुआ के काम में जो शामिल थे, अगर उनके खिलाफ 2 से अधिक अगर एफआईआर तो उनको पूरे जो लोग थे उनको जो है राउंड अप जो है किया गया। कल सुबह करीब जो है बात की जाए तो सुबह 7 बजे से और 3 बजे तक जो है कल इस जगह जगह जो है पंजाब के अलग अलग जिलों में जो है छापेमारी की गई। अमित, वही बात कर लें, ये पूरी कार्रवाई डीजीपी पंजाब गौरव यादव के निर्देश पर हुई है। क्या कुछ जानकारी उनकी तरफ से साझा की गई है? जी बिल्कुल, गौरव यादव द्वारा जो है जानकारी दी गई है, पंजाब के डीजीपी द्वारा जो है जानकारी दी गई है कि जितने भी जो अगर बात की जाए जो सट्टे से जुड़े हुए जो लोग थे, जो सट्टे से के जो तस्कर थे, उनके खिलाफ जो है बड़ी कार्रवाई जो है कल की गई। करीब 40,000 रुपये जो है रिकवर भी किए गए हैं इन लोगों से, और आने वाले समय में भी जो है समय पे जो है इस तरह की छापेमारी जो है पंजाब में अब देखने को मिलेगी। कुल कितने ठिकानों पर छापेमारी की गई है अमित? अगर बात की जाए कल दिन भर पूरे पंजाब में अलग अलग जगहों पर कई 29 जो जिले हैं उनमें जो है छापेमारी जो है चली है, और करीब 500 से अधिक जगहों पर जो है छापेमारी की गई। अगर पुलिस की बात की जाए तो भारी पुलिस बल जो है कल सारा दिन पंजाब में रहा। 1500 से अधिक जो जवान थे पुलिस के, वो जो है इस पूरे ऑपरेशन में जो थे तैनात थे, और अलग अलग जगहों पर जो है छापेमारी की गई। पंजाब के अलग अलग जिलों में जो है छापेमारी की गई, चाहे पटियाला की बात की जाए, चाहे अमृतसर की बात की जाए, चाहे जलंधर की बात की जाए, चाहे मोहाली की बात की जाए, तो सराउंडिंग एरियो में सब में जो है छापेमारी की गई और नकेल कसी गई है। जो खासकर जो सट्टा जो खेलते थे या खिलाते थे उनके ऊपर जो है बड़ी नकेल जो है कल कसी गई है पंजाब पुलिस द्वारा। चलिए अमित, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। पंजाब सरकार द्वारा कल मानसा में कैबिनेट मीटिंग में अहम फैसला लिया गया था, जिसमें बेसहारा पशुओं के रखरखाव के बारे में चर्चा की गई थी। इतना ही नहीं, बेसहारा पशु जो कि आमतौर पर बाजारों में एक्सीडेंट का कारण बनते हैं, एक्सीडेंट के दौरान जिन लोगों की जान चली जाती है, उनको भी 5 लाख का मुआवजा देने की बात सरकार द्वारा कही गई थी। इस फैसले पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा अधिकारियों के साथ बैठक कर विचार विमर्श किया जाएगा और 12 जून यानी कि आज मुख्यमंत्री और अधिकारियों की बैठक में बेसहारा पशुओं की रखरखाव कैसे किया जाए, इस पर अहम चर्चा होगी। तो आपको बता दें कि पंजाब सरकार द्वारा कल मानसा में कैबिनेट मीटिंग में अहम फैसला लिया गया था, जिसमें बेसहारा पशुओं के रखरखाव के बारे में चर्चा की गई थी। इतना ही नहीं, बेसहारा पशुओं जो कि आमतौर पर बाजारों में एक्सीडेंट का कारण बनते हैं, एक्सीडेंट के दौरान जिन लोगों की जान चली जाती है, उनको भी 5 लाख का मुआवजा देने की बात सरकार द्वारा कही गई है। इस फैसले पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा अधिकारियों के साथ बैठक कर विचार विमर्श किया जाएगा
12 जून यानी कि आज मुख्यमंत्री और अधिकारियों की बैठक में बेसहारा पशुओं के रखरखाव कैसे किया जाए, इस पर अहम चर्चा होगी। तो बेसहारा पशुओं को लेकर कैबिनेट मीटिंग में एक बड़ा फैसला लिया गया और उस पर आज जो है एक बैठक की जानी है और उस पर चर्चा की जाएगी कि किस तरीके से जो बेसहारा पशु होते हैं उनका रखरखाव किया जाए। और इसी के साथ आपको बता दें कि कल कैबिनेट की जो मीटिंग हुई थी उसमें ये भी कहा गया था कि बेसहारा पशु जो आमतौर पर एक्सीडेंट्स का जो है कारण बनते हैं और एक्सीडेंट के दौरान जिन लोगों की जान चली जाती है उनको भी 5 लाख का मुआवजा देने की बात सरकार की तरफ से की गई है। अक्सर देखा जाता है कि जब भी रोड में जो है बेसहारा पशु चलते हुए दिखाई देते हैं और अक्सर ये ही बेसहारा पशु जो हैं एक्सीडेंट का कारण बन जाते हैं। और अब ऐसे में पंजाब सरकार द्वारा कल कैबिनेट मीटिंग में बड़ा और अहम फैसला लिया गया है जिसमें ऐसे हादसों में जान गंवाने वाले लोगों के लिए 5 लाख का मुआवजा देने की बात सरकार कह रही है। और इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विजय वोरा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय, कल मानसा में कैबिनेट मीटिंग हुई है, क्या बड़े फैसले इसमें लिए गए हैं, एक बार पूरी जानकारी। बात करें तो पंजाब सरकार को किया था कि पंजाब सरकार आपके द्वार, इसके तहत हर महीने जो है एक मीटिंग जो है अलग अलग जिलों में की गई। इसकी मीटिंग हुई मानसा में हुई। मानसा जिले में कई अहम फैसले जो है पंजाब सरकार द्वारा लिए गए हैं। इसमें खास तौर पर बात करें तो जिंदगी और मौत का सवाल भुगत रहे लोगों, जैसे कि बाजारों में, गलियों में, चौराहों पे कहीं ना कहीं बेसहारा पशु जो थे वो एक्सीडेंट होने का कारण बन जाते थे। कई बार देखा है कईयों की इस दर्दनाक मौत भी हो चुकी है इसमें। तो इसको देखते हुए पंजाब सरकार बड़ी गंभीरता से ले रही है। इसको साम संभाल रख रखाव के लिए पंजाब सरकार ने रखाव के लिए अहम फैसले लिए गए हैं। कहना यह होगा भी अधिकारियों के साथ आज जो मीटिंग होने जा रही है सेक्रेटेरिएट में, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान इसकी अध्यक्षता करेंगे। इसको लेके कई अहम फैसले लिए जाएंगे। जैसे पहले भी कैबिनेट में एक फैसला लिया जा चुका है कि अगर इस हादसे में किसी की भी जान चली जाती है तो उसको 5 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। यही नहीं, इसके अलावा बेसहारा पशुओं के रखरखाव अहम फैसले लेके दिए जाएंगे भी कैसे इन बेसहारा पशुओं को रखरखाव किया जाए। चाहे गौशाला में इनको भेजने का हो काम, गौशाला को भी आर्थिक तौर पर और मदद दी जा सकती है। निर्देश दिए जा सकते हैं कि अगर बेसहारा पशुओं को आप नहीं रखते तो आप पे भी कार्रवाई हो सकती है। पर फिलहाल जो है पंजाब सरकार ने एक फैसला लिया है जो आज जिसकी आधिकारिक तौर पर जो है मीटिंग में एक फैसला लिया जाएगा भी रखरखाव बेसहारा पशुओं का कैसा किया जाए। निशा, विजय, वहीं बात कर लें, अगर पंजाब की गौशालाओं की अगर बात कर लें, किस प्रकार की स्थिति इसमें बनी हुई है? क्योंकि अगर रखरखाव यहाँ पर अच्छी तरीके से नहीं हो रहा तो ये जाहिर सी बात है कि ये जो पशु हैं ये आवारा जो है इस तरीके से घूमते रहेंगे और एक्सीडेंट का कारण बनते रहेंगे। लेकिन वहीं बात अगर गौशालाओं की कर ली जाए, किस प्रकार की स्थिति इस वक्त पंजाब में गौशालाओं की है? बिल्कुल निशा, बात करें तो सरकारी गौशाला भी बहुत सारी है पंजाब में। इसके अलावा प्राइवेट गौशाला भी बहुत है जहाँ पर आर्थिक तौर पर नगर कौंसिल के द्वारा उनको मदद भी की जाती है। पर कहीं ना कहीं गौशाला की भी जो है इसमें गलतियां नजर सामने आती है क्योंकि वो उनका कई बार तो जगह कम होने के कारण जो है बेसहारा पशुओं को पकड़कर अंदर नहीं रखते, वो शाम को फिर छोड़ देते हैं। ऐसे ही कई मामले जो सामने आए हैं। कई बार अगर बात करें तो गौशाला में बेसहारा पशु जो सामाजिक संस्थाएं हैं, गौ दल है, वो पकड़ के गौशाला में भेज देते हैं। पर कहीं ना कहीं फिर दोबारा से कोई बेसहारा पशु शाम को या रात को उनको छोड़ दिया जाता है, जिसका कारण यही बनता है कि हाईवे पर कहीं ना कहीं आप देख सकते, कई बार देखने को मिला होगा, वो हादसे का कारण बन जाती है। तो इसी को देखते हुए पंजाब सरकार ने गंभीरता से लिया है। इस फैसले में गौशाला को कड़े निर्देश दिए जाएंगे ताकि आम जन की जिंदगी से कोई भी खिलवाड़ ना हो सके, किसी की भी जिंदगी इस हादसे में ना जाए। तो इसको लेकर आज कैबिनेट की मीटिंग जो है चंडीगढ़ में रखी गई है। इसमें कई अधिकारी जो है शामिल होंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री इसमें अध्यक्षता करेंगे और कड़े निर्देश जो है अधिकारियों को दिए जाएंगे गौशाला में रखरखाव के लिए। और खास तौर पर ये जो फैसला लिया गया है कि पंजाब के अगर किसी भी आदमी को इस दुर्घटना में
कहीं ना कहीं मौत हो जाती है तो उनको 5 लाख रुपए उनके परिवार को मुआवजा दिया जाएगा। चलिए विजय, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब बात जम्मू कश्मीर की। श्री अमरनाथ यात्रा 2023 के सुचारू संचालन के लिए जम्मू शहर के 5 स्थानों पर तत्काल पंजीकरण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इन केंद्रों पर तत्काल पंजीकरण करवाकर तीर्थ यात्री और साधु संत बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए रवाना होंगे। इन केंद्रों पर RIFT और EKYC किया जाएगा। तीर्थ यात्रियों के वितरण और भीड़ प्रबंधन के लिए रेलवे स्टेशन जम्मू के पास सरस्वती धाम में एक टोकन केंद्र स्थापित किया जाएगा। जिला उपायुक्त जम्मू अवनी लवासा ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को 25 जून से पहले निर्धारित केंद्रों पर सभी आवश्यक सुविधा स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि वैष्णो धाम जम्मू, महाजन सभा जम्मू, पंचायत घर जम्मू में तीर्थ यात्रियों और साधु संतों के लिए गीता भवन और श्री राम मंदिर पुरानी मंडी में तत्काल पंजीकरण की सुविधा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पंजीकरण केंद्रों पर सभी जरूरी सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं। उन्होंने पंजीकरण केंद्रों पर नोडल अधिकारियों के रूप में SDM को कर्तव्यों का आवंटन किया और इसमें समय पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करने को कहा गया। बताया गया है कि तीर्थ यात्रियों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण के साथ ऑफलाइन तत्काल पंजीकरण की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। तीर्थ यात्रियों को यात्रा के दौरान किसी भी तरह की समस्या का सामना करने के लिए सुविधाओं का प्रशिक्षण किया जाए। और इस खबर में तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रविंद्र श्रीवास्तव इस वक्त जम्मू कश्मीर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र, अगर बात अमरनाथ यात्रा की कर ली जाए तो उसके रजिस्ट्रेशन को लेकर क्या जानकारी है, किस तरीके से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन को लेकर क्या जानकारी है? जी देखिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो बहुत पहले ही शुरू हो चुकी है, लेकिन ऑफलाइन जो रजिस्ट्रेशन है वो उसके लिए 5 जगह जो है वो चिन्हित की गई हैं जिन्हें तत्काल पंजीकरण करवाना है। जैसे कि यात्रा शुरू होने में अभी करीब 20 दिन बचे हैं, 18 से 20 दिन हैं, लेकिन उससे पहले तैयारियां जो हैं वो प्रशासन की तरफ से लगातार की जा रही हैं। खास करके कहा जाए तो जो श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए आते हैं उन्होंने ऑनलाइन पंजीकरण नहीं करवाया है, तो उनका ऑफलाइन पंजीकरण जो है वो यहीं पर हो, उसके लिए व्यवस्थाएं जो हैं वो की जा रही हैं। जम्मू की DC जो अवनी लवासा हैं उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की है और अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की है और खास करके जो संबंधित अधिकारी हैं उनको दिशा निर्देश भी दिए हैं कि आप यात्रियों की सुविधा के लिए कई ऐसे कदम उठाएं जिससे यात्रियों को परेशानी ना हो। इसके लिए बाकायदा कई केंद्र जो हैं यात्रियों के लिए जो पंजीकरण करवाने आएंगे उनके लिए वैष्णवी धाम, महाजन सभा, पंचायत घर जम्मू व साधु संतों के लिए गीता भवन और प्राणी मंडी में तत्काल पंजीकरण की सुविधा जो है उनको दी जाएगी, क्योंकि साधुओं का पहुंचना जो है वो लगभग शुरू हो चुका है। करीब 30 से 35 जो साधु हैं वो इस समय जम्मू के राम मंदिर में पहुंचना शुरू हो चुके हैं और यहीं पर उनकी पंजीकरण जो है प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। और वहीं जो नोडल अधिकारी पंजीकरण केंद्रों पर नोडल अधिकारी जो हैं उनको भी SDM के रूप में आवंटन किया जाएगा कार्यभार और कहा जाएगा कि आप पूरी इन केंद्रों पर जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से जांचें ताकि यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। जी चलिए रविंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब बात उत्तराखंड की। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत प्रदेश सरकार को समय समय पर गुड गवर्नेंस का सुझाव देते रहते हैं और इस बार उन्होंने चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं और सुचारू बनाने के लिए मुख्यमंत्री धामी को सुझाव दिया है। उनके इस सुझाव पर बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि हरीश रावत अपनी राजनीति चमकाने के लिए बयानबाजी करते हैं
और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को चारधाम यात्रा में फैली अव्यवस्थाओं को लेकर सुझाव दिया है कि वो तीसरे दिन चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं की समीक्षा करें। हरदा ने महज इतना ही नहीं कहा बल्कि ये तक कह डाला कि चारधाम यात्रा में जो भी खामियां संज्ञान में आ रही हैं उसे दूर करने के लिए निर्देश भी दिए जाए और उनकी पुनः समीक्षा भी की जाए ताकि पता चल सके कि आखिरकार राज्य में चारधाम यात्रा कितनी व्यवस्थित तरीके से चल रही है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यात्रा को लेकर हर कोई विशेषज्ञ बना हुआ है जो अपनी राजनीति चमकाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यात्रा को लेकर किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए, लिहाजा सरकार को इसे गंभीरता से लेते हुए बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं की भी सुविधाओं पर विशेष ध्यान देना होगा, जिससे दूर दराज से आने वाले लोगों को चाक चौबंद सुविधाएं मिल सके। वहीं हरीश रावत के इस बयान के बाद अब बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल ने भी हरदा पर खासा तंज कसा है। विनोद सुयाल ने कहा कि हरीश रावत को अच्छे कामों के लिए सरकार की पीठ थपथपानी चाहिए, राज्य हित में सकारात्मक बातों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड में सरकार ने चारधाम यात्रा में अच्छी व्यवस्थाएं की हैं। रिकॉर्ड तीर्थ यात्री उत्तराखंड आ रहे हैं और उत्तराखंड तीर्थाटन का हब बन रहा है, इसीलिए हरीश रावत को सरकार की पीठ थपथपानी चाहिए। तब स्थितियां गंभीर हैं। राज्य सरकार के पास कोई चारधाम यात्रा संचालन की नीति नहीं है, कोई कार्यक्रम नहीं है, कोई समझ नहीं है। और इसीलिए मैंने मुख्यमंत्री जी कहा था कि हर तीसरे दिन आप मॉनिटरिंग करिए चारधाम यात्रा की, और जो खामियां पिछली मॉनिटरिंग में सामने आई है उनका निराकरण हो रहा है नहीं हो रहा है। यदि नहीं हो रहा है तो संबंधित लोगों को उसके लिए दंडित करिए। यहाँ तो हर कोई विशेषज्ञ बना पड़ा है, व्यवस्था बनाने में लगा पड़ा है। ऐसा लग रहा है जैसे राजनीति, चारधाम यात्रा राजनीति का हिस्सा हो। यदि ये राजनीति का हिस्सा है तो भगवान बद्रीनाथ, केदारनाथ ऐसी राजनीति करने वालों से उत्तराखंड को और देश को और सनातन धर्म को बचा, हिंदू धर्म को बचा। व्यवस्थाओं पर मुख्यमंत्री को चिंता करनी चाहिए, क्योंकि तमाम जो लोग वहाँ पे जा रहे हैं एक्सपर्ट के तौर पर जा रहे हैं। देखिए, चारधाम यात्रा ने इस समय पूरे देश दुनिया के अंदर धूम मचाई है। जिस तरह से सरकार ने बहुत अच्छे ढंग से व्यवस्थाएं की हैं और इस समय रिकॉर्ड तीर्थयात्री इस समय उत्तराखंड आ रहे हैं। उत्तराखंड के सभी वर्ग, व्यापारी से लेकर परिवहन से लेकर सबके चेहरे पर सुंदर मुस्कान है। उत्तराखंड तीर्थाटन का हब बनता जा रहा है। हरीश रावत जी को मेरी सलाह है कि अच्छे कामों के लिए उन्हें सरकार की पीठ थपथपानी चाहिए और राज्य के हित में उन्हें सकारात्मक बातों की तरफ अपना ध्यान देना चाहिए। और इस खबर में तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी तारिक अंसारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तारिक, चारधाम यात्रा को लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत ने सीएम धामी को सुझाव दिए हैं और इस पर अब राजनीति भी शुरू हो चुकी है। बिल्कुल नेता, मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड में जो है चारधाम यात्रा लगातार जारी है। लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बिल्कुल साफ तौर पर कहा है कि चारधाम यात्रा पर जो है राजनीति शुरू हो गई है। चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को सुधारने की बजाय जो है इस पर लोग राजनीति कर रहे हैं, अपना अपना राग अलाप रहे हैं। उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पर मुख्यमंत्री से भी ये आग्रह किया है कि चारधाम यात्रा की हर तीसरे दिन जो है समीक्षा होनी चाहिए, अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक होनी चाहिए। जो उनमें कमी पाई जाती है उनको अगली समीक्षा बैठक में यानी 3 दिन बाद फिर दोबारा समीक्षा बैठक करके उन्हें दूर किया जाना चाहिए। तो बिल्कुल साफ तौर पर हरीश रावत का यही कहना है। उनके जो बात है उनके मुताबिक यही सामने निकल कर आता है कि उनके मुताबिक जो चारधाम यात्रा चल रही है वो बिल्कुल ठीक तरीके से नहीं चल रही है। जो बाहर से श्रद्धालु आ रहे हैं उन्हें पूरी सुविधाएं नहीं दी जा रही है। इसी पर बीजेपी ने भी बिल्कुल साफ तौर पर ये बात कही है कि हरीश रावत को उन चीजों की भी तारीफ करनी चाहिए जो सरकार तीर्थयात्रियों के लिए कर रही है, जो सुविधाएं तीर्थयात्रियों को दे रही है। तो बिल्कुल साफ तौर पर कहीं ना कहीं हरीश रावत ने जो सवाल उठाए हैं वो व्यवस्थाओं पर उठाए हैं। जो चारधाम में तीर्थयात्रियों के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं हरीश रावत के मुताबिक वो व्यवस्थाएं काफी नहीं है। निशा, बिल्कुल तारिक, ये तो बात रही सियासत की। अगर जमीनी हकीकत की कर ली जाए तो किस प्रकार की व्यवस्थाएं इस वक्त चारधाम यात्रा में देखने को मिल रही है? क्या रिस्पॉन्स श्रद्धालुओं का देखने को मिल रहा है?
बिल्कुल नेता, मैं आपको बता दूं, जब चार धाम यात्रा शुरू भी नहीं हुई थी तब से लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अधिकारियों के साथ जो है बैठक कर रहे थे, लगातार उन्हें जो है निर्देश दे रहे थे कोई भी सड़क टूटी भी नहीं होनी चाहिए, स्वास्थ्य विभाग जो है वो बिल्कुल सतर्क हो जाए, क्योंकि चार धाम यात्रा पर जो भी अस्पताल पड़ते हैं उनमें डॉक्टरों की कमी पूरी कर ली जाए। इसके अलावा हर 10 किलोमीटर पर जो है डॉक्टरों की एक टीम बिठाई जाए। इसके अलावा जहाँ जहाँ पर सड़कों में गड्ढे हैं वो पूरी तरीके से भर लिए जाए। तो लगातार सरकार ने शुरू से ही इन तमाम चीजों की और चार धाम यात्रा से जुड़े जो मार्ग हैं उन पर व्यवस्थाओं की समीक्षा बैठक की है, उन्हें दुरुस्त करने के निर्देश दिए। अब तक 15 लाख से ज्यादा यहाँ पर श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। लगातार सरकार की यही कोशिश है कि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो और श्रद्धालु भी खुशी खुशी उत्तराखंड आ रहे हैं और दर्शन करके जा रहे हैं। तो जमीनी हकीकत की बात करो तो व्यवस्थाएं बिल्कुल दुरुस्त दिखाई दे रही हैं। अब तक कोई भी ऐसी बात सामने निकलकर नहीं आई है जिससे यात्री जो चार धाम यात्रा करने वाले श्रद्धालु हैं वो ये कहें कि उन्हें कोई अव्यवस्था पैदा हुई है। तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं बीजेपी की बात यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हरीश रावत ने जो तंज कसा है वो व्यवस्थाओं को लेकर कसा है और कोई भी श्रद्धालु अब तक सामने ऐसा नहीं आए हैं जिसने व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए होने चाहिए। चलिए तारिक, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब बात छत्तीसगढ़ की। प्रदेश भाजपा प्रभारी ओम माथुर छत्तीसगढ़ दौरे पर रहने वाले हैं। जनसंपर्क अभियान के तहत प्रदेश भाजपा प्रभारी विभिन्न लोकसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे। आज महासमुंद लोकसभा क्षेत्र का वो दौरा करेंगे। पुरानी मंडी के लाभार्थी सम्मेलन में वो शामिल होंगे और साथ ही जनसभा को भी वो संबोधित करेंगे। केंद्र सरकार की 9 वर्ष के कार्यकाल की नीतियों और उपलब्धियों को बताने का काम भी ओम माथुर द्वारा किया जाएगा। और इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी टिकेश वर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। टिकेश, प्रदेश भाजपा प्रभारी ओम माथुर छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहने वाले हैं। महाजनसंपर्क अभियान के तहत आज जो है विभिन्न लोकसभा क्षेत्रों का भी दौरा वो उनकी तरफ से किया जाएगा। क्या कुछ अहम रहने वाला है इस दौरे में और क्या क्या सरकार की उपलब्धियां वो यहाँ पर गिनाने वाले हैं, एक बार पूरी जानकारी। देखिए, निश्चित तौर पर विधानसभा चुनाव के नजदीक आते भाजपा के जो बड़े नेता है वो लगातार छत्तीसगढ़ दौरे पर है और प्रदेश प्रभारी ओम माथुर प्रदेश में डेरा डाली हुआ लगातार संगठनात्मक बैठकें ले रहे हैं, पदाधिकारी कार्यकर्ताओं से लगातार चर्चा कर रहे हैं, रूबरू हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त केंद्र की मोदी सरकार 9 साल पूरे होने पर बीजेपी प्रदेश में जाए और महाजनसंपर्क अभियान चला रही है। तो भाजपा के महाजनसंपर्क अभियान के तहत जो प्रदेश प्रभारी ओम माथुर है वो अलग अलग लोकसभा क्षेत्र के विधानसभा का दौरा कर रहे हैं और ओम माथुर कल रायपुर ग्रामीण विधानसभा सीट पर थे, वहीं आज भी महापुर लोकसभा क्षेत्र पर प्रवास पर रहे। देखिए, इस दौरान ओम माथुर है वो जहां नेताओं की टिफिन मीटिंग लेंगे और उनसे संगठन के को लेकर चर्चा करेंगे। वे एक सभा को भी संबोधित करेंगे। इसके साथ ही केंद्र सरकार की जो योजना है और उनके जो लाभार्थी है वो सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इसी तरह केंद्रीय मंत्री जो है फग्गन सिंह कुलस्ते वो भी बिलासपुर के दौरे पर है और इस तरीके से कार्यक्रम लगातार जो बीजेपी के जो केंद्रीय नेतृत्व है वो लगातार छत्तीसगढ़ प्रदेश में डेरा डाली थी। टिकेश, वही बात कर लें, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव अब बेहद नजदीक आ रहे हैं और ऐसे में बात अगर बीजेपी की कर ली जाए तो बीजेपी की तरफ से अगर केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से अगर बात कर ली जाए तो कौन बड़े चेहरे जो हैं उनका दौरा छत्तीसगढ़ में अब प्रस्तावित है? देखिए, कुछ दिन पहले जब एएनबी न्यूज ने बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव से बातचीत किया, उन्होंने बताया कि दुर्ग में अमित शाह की जो सभा है वो होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल के कार्यकाल को लेकर है। निश्चित तौर पर इस सभा में भी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर वो तमाम बातें सामने निकल कर आएगी जो बीजेपी की रणनीति है और आगे आने वाले समय में जनता को किस तरीके से विधानसभा चुनाव के नजरिए से निभाने की कोशिश करती है। दूसरी ओर बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वो भी बिलासपुर के दौरे पर रहेंगे और वहाँ पर तमाम जो
केंद्रीय नेतृत्व है, बीजेपी के जो बड़े नेता है, वो लगातार छत्तीसगढ़ दौरे पर हम लगातार इन तमाम कार्यक्रमों के लिए वो योजना तैयार करें, किस तरीके से आने वाले विधानसभा चुनाव में किस तरीके से लोगों तक पहुंचा, लोगों को किस तरीके से मोदी सरकार के जो कामकाज है उनको गिनाया जाए। तो निश्चित तौर पर विधानसभा चुनाव के नजरिए से एक बेहद अहम हिस्सा माना जा रहा है। लगातार जो बैठक है यहाँ पर ले रहे वो माधो लगातार हर एक कार्यकर्ताओं से, नेताओं से, तमाम जो वरिष्ठ छत्तीसगढ़ के लोग हैं उनसे वो मुलाकात करें। चलिए टिकेश, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो चलिए हमारे खास कार्यक्रम राजधानी लाइव में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज़। नमस्कार। क्या देख रही हो? अरे वो आई नहीं ना अब तक। चाय पियो पहले, आ जाएगी। अरे लो आ गई हमारी बहन। आइए आइए। प्रणाम चाचा जी। आओ बेटा। चाची तबीयत कैसी है आपकी? 6, 7, 8, 9, 10। लो चाची, पूरे 5,000 रुपए हैं। हमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था हम बूढ़े लोगों के लिए बैंक इस तरह हमारे घर आ जाएगा। चाची 6 साल पहले तो मैंने भी नहीं सोचा था कि एक गृहिणी से हटकर मेरी भी एक अलग पहचान बनेगी, पर आज मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ और अपना परिवार संभाल रही हूँ और तो और बैंकिंग सखी कहलाती हूँ। सुशासन, विकास, रोजगार, डबल इंजन की सरकार।